बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। बजट रिलीज़ हो चुका है। बजट की खुशियों में नून लीग और पीपीपी को समझ नहीं आ रहा वो क्या करें, क्योंकि इतना शानदार बजट है। बजट से तो मेरे ख्याल से अवाम में रिलीफ हो गया है। मरीम नवाज़ साहिबा अब 5.3 ट्रिलियन रुपीज़ का टैक्स फ्री बजट इंट्रोड्यूस करेंगी। पहले इन्होंने गोबर पर टैक्स लगाई, फिर कमोडों पर टैक्स लगाई, कमर्शियल यूज़ के। ऐसा ना को पता है ना कि अब बाथरूमों पर टैक्स है, बेटा बाथरूम नहीं इस्तेमाल करना, आपकी मेहरबानी। महीने का 17,500 ईओन के दफ्तर का कमोड टैक्स बनता है महीने का। तो मेरा ये ख्याल है कि तुम सबकी तनख्वाहों पर डिवाइड करके कटौतियाँ करनी पड़ेंगी। ये तो हम भी फोर्सी नहीं कर सकते थे कि कमोडों पे टैक्स लग जाएगा। अनाज का इस्तेमाल कम कर दें ताकि बाथरूम आपको कम जाना पड़े। लेकिन रियलिटी ये है कि ये सारे पैसे इकट्ठे करके हुकूमत करना क्या चाहती है। बिकॉज चलें, आप पैसे इकट्ठे करें अवामुन्नास से, आप हमें लूटें, लेकिन वो पैसा हमारे पे लगाएं तो समझ आता है। एक कैंसर का अस्पताल है लाहौर शहर में, बड़ा मशहूर है। एक पागल सा आदमी उसने बनाया था, उसका नाम था शौकत खाना। ठीक है, उसकी लोकेशन ऐसी है कि वो तकरीबन पूरे लाहौर शहर को कवर करता है। वहाँ पे बेहतरीन आपको कैंसर की ट्रीटमेंट्स मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप गरीब हैं, और प्रीमियम के ऊपर अगर आप अमीर हैं। और कोई भेदभाव नहीं होता अमीर और गरीब में। मैं चशमदीद गवाह हूँ कि मेरी फुप्पो का वहाँ पे जब कीमो हो रहा था तो उनके साथ वाली बेड पे एक पेशेंट थी जिनके पास पैसे नहीं थे, और हमें 6 दिन नहीं पता था कि वो उस कैटेगरी के। सेम नर्सेज, सेम डॉक्टर्स आते थे, सेम खाना मिलता था। वही रूल था कि अंदर एक अटेंडेंट हो सकता है, उसको बाहर जाना होगा। कोई फ़र्क नहीं था। शौकत खाना में आप जितनी मर्जी सिफारिशें करवा दें वो नहीं टस से मस होते। तो उसी के हमसाए में हमने डिसाइड किया कि एक और कैंसर हॉस्पिटल की ज़रूरत है। बिकॉज और तो कोई बीमारी है नहीं पाकिस्तान में, हैं जी। तो हम यहाँ बनाएंगे और उसका हम नाम रखेंगे नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल। यानी पैसा दें मैं और आप, हॉस्पिटल का नाम हो नवाज शरीफ। भाई मुझे मेरी तख्ती चाहिए, मोहम्मद असदुल्ला तारिक गुलजार कैंसर हॉस्पिटल होना चाहिए। पैसे मेरे हैं ना। चलें, एक आपने कर दिया, दरगुजर कर दिया। अब कुलसूम नवाज साहिबा के नाम से एक कैंसर हॉस्पिटल के फ़ंड रखे जा रहे हैं साउथ पंजाब के अंदर। एक स्पोर्ट्स स्टेडियम के नाम से शबाशी साहब के फ़ंड रखे जा रहे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा के नाम की जो स्पोर्ट्स सिटी है उसके लिए 50 अरब रुपया रखा जा रहा है। मसलन ना को खेल खेली कभी ज़िंदगी में उन्होंने, ना को होता है ना कि चलें आप मिसाल के तौर पे माजिद खान हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। आप जावेद मियांदाद साहब हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, आपके नाम पे रखते हैं। चलें आप कोई हिस्टोरिकल फिगर है, कायद आज़म फातिमा जिन्ना, आप कोई शहीद हैं, उसके नाम पे आपने रख दिया। आप सर्विंग पॉलिटिशियन हैं, हमसे पैसे लेके हमारे ऊपर लगा रहे हैं, उस पर नाम रख रहे हैं। अच्छा, ये ना बहुत पुरानी प्रैक्टिस थी, लेकिन अब क्यों ज़्यादा चोबरी है मैं बताता हूँ। क्योंकि जब आप पूरे सूबे में एक ही इंसान की तस्वीर हर जगह देखी जाए, पहले भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। बुज़दार भी सीएम था, शहबाज शरीफ साहब भी सीएम थे, परवेज़ इलाही साहब भी सीएम थे। वो भी प्रोजेक्ट्स बनाते थे। इनफैक्ट शहबाज शरीफ साहब ने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाए हैं मरीम नवाज़ साहिबा से। अगर हम 2 ईयर 3 ईयर कंपैरिजन भी करें, ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब ने बहुत बनाए हैं। तो कहीं रेस्क्यू 1122 पे ये तो नहीं लिखा हुआ चौधरी परवेज़ इलाही रेस्क्यू 1122 या चौधरी शुजात हुसैन रेस्क्यू 1122? शहबाज शरीफ साहब ने कितने ब्रिज बनाए हैं, एक भी उनके नाम नहीं। कितने अंडरपास बने हैं, हिस्टोरिकल फिगर्स के नाम हैं। लेकिन यहाँ पे आपको समझ आता है कि जो हमारे पे रूल कर रहे हैं वो अब वैलिडेशन भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप और मैं उनका नाम लें, कहें कि ये मरीम नवाज़ साहिबा का है। मसलन कि रेस कोर्स पार्क था लाहौर शहर में, सारी उम्र इसको रेस कोर्स पार्क किया, आज भी लोग उसको रेस कोर्स पार्क ही कहते हैं। उसका नाम कभी ये बेनज़ीर पार्क बनाते हैं, कभी जिलानी पार्क बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं। ठीक है, ये क्या है? दिस शोज़ द माइंड सेट। तो जिन लोगों का ये माइंड सेट है कि अपनी पर्सनल उन्होंने प्रोपागेंडा और तशहीर करनी है, तो वो बजट की क्या स्पेंडिंग करेंगे? वो तो उन्हीं चीज़ों पे लगाएंगे ना जहाँ पे उनका नाम नज़र आए आपको। वो एक्चुअल चीज़ों पे तो नहीं लगाएंगे। जिस तरह फेडरल बजट ने एक्चुअली एजुकेशन पे कुछ नहीं लगाया। और ये पीपीपी के पॉलिटिशियंस ने पॉइंट आउट किया कि 40 रुपये का समोसा इस्लामाबाद में फ़ी बच्चा आपने पाकिस्तान में 30 या 32 रुपये एजुकेशन के लिए रखा है। यानी कि जो एजुकेशन का आपने बजट रखा है ना साल का फ़ी बच्चा, उससे वो समोसा नहीं ले सकता। तो ये कभी भी एक्चुअल चीज़ों पे काम नहीं लगाएंगे। मसलन कि मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर मैं मिस्टेकन नहीं हूँ, यहाँ पे करेक्शन भी डाल देना। तकरीबन आपने 20 अरब रुपया रखवाया है अगले फिस्कल ईयर के लिए, जो नवाज शरीफ साहब का कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है उनके नाम के लिए। ठीक है, यहाँ पे इंसर्शन डाल देना ताकि पिका ना लग जाए। ये 20 अरब है, मैं ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड रिकॉल कर।
लाहौर में कितने सरकारी अस्पताल हैं? जनरल अस्पताल गए हैं कभी? गंगाराम जाके देखा है? लेडी विलिंगटन जो बच्चों के साथ देखे? मेयो देखा है? सर को लब कुछ शाही को 5-5 अरब उनको भी दे दो, जिना देखा है? नहीं नहीं, क्योंकि वो आपके नाम से नहीं है ना। आपको तो अपना नाम चाहिए, प्रोपेगेंडा करना है आपने। अच्छा, आप ज़ाती पैसे खर्च करें तो ज़रूर करें। मसाद पर नवाज शरीफ साहब अपने ज़ाती पैसों से शरीफ मेडिकल सिटी बनवाते हैं, ओके, मुझे इसमें कोई कौम नहीं, भाई आपने पैसा लगाया। वैसे तब भी मशवरा ये होता है कि जो अपने बुज़ुर्ग होते हैं उनके नाम करते हैं, जिस तरह शौकत खानम, या जिस तरह हमने अगर ज़िंदगी में कोई भी चैरिटेबल चीज़ की तो अपने दादा दादी नाना नानी का नाम लिखा है, कि लोग जब दुआ मांगे प्लैक को पढ़ के तो वो ये कहें कि यार अल्लाह इनके दर्जात बुलंद हो रहे हैं। इतने हम पेटी हैं, और ये लोग हमारे ऊपर बैठे हैं और हमें बार बार बता रहे हैं कि हम करेक्ट हैं, आप गलत हैं। अच्छा, फिर जो इनके टाउट होते हैं, जो इनको फूंक भरते हैं, हवा भरते हैं, आप सोचते हो इंसान ना रात के अंधेरे में सोचता है कि मैंने आज क्या किया, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। तो जो लोग इनके दिमागों के अंदर ये चीज़ भरते हैं कि आप सही हैं, सहाफ़ी होते हैं बहुत सारे माशाल्लाह, हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने सहाफ़ी होते हैं, अपने चहीते होते हैं, जजेस होते हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डोगर साहब के भी घर शादी हुई है, तो वहाँ पे माशाल्लाह हर पॉलिटिशियन अवेलेबल था। तो मेरा एक मासूमाना सवाल है, जो ये हाई कोर्ट के जजेस का एक प्रोसीजरल कोड होता है, उसके अंदर आपको सियासतदानों से मिलने की इजाज़त होती है? नहीं। तो यहाँ पे तो पीटीआई वाले भी थे, नून वाले भी थे, पीपीपी वाले भी थे। मसलन लतीफ़ खोसा साहब भी गए थे वहाँ पे। चल, लतीफ़ खोसा साहब पुराने वकील हैं, पुराना जानते होंगे, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब इस वक्त एमएनए हैं, लाहौर शहर से पीटीआई के कैंडिडेट हैं। वो तो हमें रोज़ बता रहे होते हैं कि जनाब ये निज़ाम बिक गया है, अदलिया बिक गई है, वो कुछ नहीं कर रही। तो आप डोगर साहब की बेटे की शादी पे क्या कर रहे थे? ज़ाती मफाद कि अपने तल्लक कायम रखो, खान आता रहेगा, गवर्नमेंट आती जाती रहेंगी, और हर जमात में ऐसे लोग भरे हुए। तो जब जजेस, जर्नलिस्ट सब मिलके एक फूंक भरते हैं इनके सियासतदानों के दिमागों में, तो फिर वो यही कुछ करते हैं। अभी एक नया ड्रामा क्या शुरू है। हम जब छोटे छोटे थे ना, तो हम डिबेट्स करते थे इंग्लिश की, सन 2003, 4, 5 की बात है। तो हमें कहते थे कि आप फॉक्स न्यूज़ देखें, CNBC देखें, BBC देखें, MSNBC देखें, इकोनॉमिस्ट पढ़ें, ताकि आपको इंटरनेशनल अफेयर्स की अब नॉलेज हो। हम पढ़ते थे, तो उसके अंदर हम देखते थे कि जब अफ़गानिस्तान में लोग शहीद होते थे तो उनको वो शहीद नहीं लिखते थे। हम अब 13-13 साल के थे, तो हम कहते थे कि सर इनको शहीद क्यों नहीं कहते? बेटा ये टेररिस्ट हैं। अच्छा, टेररिस्ट भी कोई चीज़ होती? ओके, ये शहीद नहीं होते, ठीक है। अच्छा, जितने लोग कैजुअल्टीज़ होती थी साथ, उनको भी शहीद नहीं लिखते थे। वो कहते थे कि 10 दहशतगर्द मारे हैं और 20 कैजुअल्टीज़ हुई हैं साथ। हम कहते थे कि 20 कैजुअल्टीज़ कौन है? रादर देन सेइंग कि हमने वहाँ पे बूढ़े, बच्चे, औरतों को दिन दहाड़े कत्ल कर दिए, वो कैजुअल्टीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। अच्छा, फिर उन्होंने एक और लफ्ज़ बताया, इंसर्जेंट्स, कि ये दहशतगर्द और सिविलियंस के और कैजुअल्टीज़ के दरमियान एक चीज़ होती है, कि हमें शक है कि ये दहशतगर्द है लेकिन शायद ना हो, हम ऐती ने, जो कहते हैं ना शरीकेदार ने, ठीक है, इंसर्जेंट्स। ये ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिससे आप अगले को इंसान ही ना समझें, डीह्यूमनाइज करें। ये हमने पूरा वॉर ऑन टेरर में देखा होते हुए, और हमने अल्लाह की लानत भेजी उन लोगों पे जिन्होंने ये की। हमने हाथ उठा के बदुआएँ दी उन लोगों को जिन्होंने कत्लेआम किया। आज हमारे मुल्क में ये हो रहा है। मैं आपको एक लाइव मिसाल दे के बताता हूँ। जी 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 जी, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बस जी, क्या करें, आपकी दुआएं हैं, बड़ा अच्छा रहता है। नहीं 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 सर, नहीं नहीं नहीं, हम हेलो, हम सरकारी गवर्नमेंट के अपेंस नहीं करते। नहीं नहीं, शुक्र। नहीं गाइस, बात ये है कि सरकार देती है बहुत सारे पैसे, मसला ये है कि हम ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने सरकार की करनी होती है तनकीद, हमने आपको कोशिश करनी होती है बताने की सच। तो उसके लिए हम क्या करें? दुकान तो चलानी है, AC भी बंद करना पड़ गया क्योंकि लाइट की फ्लक्चुएशन हो रही है, स्टेबलाइज़र भी ख़रीदने, तो इसके लिए आप लोग हमारी मदद करते हैं। 3000 की सब्सक्रिप्शन वो वाहिद चीज़ है जो हमें अलाउ करती है रन करने के लिए। हमारे मैट्रिक्स के मेंबर्स जो इस ग्रुप में हैं, उनको डेली की 2 से 3 वीडियोस मिलती हैं एक्सक्लूसिव टॉपिक्स पे, जो किसी और के पास नहीं जाती। तो भाई, अगर आप चाहते हैं हम सरकार को बिक जाएँ तो इशारा कर दें, नहीं तो 3000 की सब्सक्रिप्शन खरीद लें। शुक्रिया। शरपसंद अनासर, ये लफ्ज़ सुना हुआ ना आपने, टर्म सुनी हुई है। क्यों? जब फेडरल गवर्नमेंट को कोई पसंद नहीं होता, वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो, तो ये टैग अटैच होता है शरपसंद अनासर। दूसरा टैग अटैच होता है फॉरेन फंडेड, फिर इवेंचुअली टैग अटैच होता है एंटी स्टेट, ठीक है। और ये लेवल्स होते हैं, पहले आप शरपसंद अनासर होते हैं,
फिर आप फॉरेन फंडिंग के होते हैं, फिर आप एंटी स्टेट हो जाते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको डीह्यूमनाइज करते हैं मेरे और अपने दिमाग में। आजकल कौन है शरपसंद अनासर, कोई बताना चाहेगा बच्चा? JAAC पूरी स्टेटमेंट होती है, कल अदम तजीम JAAC के शरपसंद अनासर। हुई 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 हुई, तो लगेगा जो पता नहीं केड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। एक साल पहले यही तंजीम जब बॉर्डर पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे जंग हो रही थी तो वहाँ जाके हमारे पाक अफवाज के हौसले बुलंद कर रहे थे, नारे मार रहे थे, जानों के नजराने पेश कर रहे थे। तो ये एक साल में शरपसंद नासिर बन गए। तो फिर सोचने की तो बात ये है कि आपने एक साल में क्या किया जो ये शरपसंद नासिर बन गए। इसका मकसद होता है जहन साजी करना। अच्छा, किसी सहाफ़ी से पूछे लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हो, कहते हैं ये ऑफिशियल टर्म है। किसने तुम्हें बताया ये ऑफिशियल टर्म है? किसने ये टर्म ईजाद की? तुम कह सकते हो वहाँ के लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, तुम कह सकते हो लोग जो अग्रीव्ड हैं, लोग जिनके राइट्स यूसर्प हुए हैं। एक्टिविस्ट कहने की तो तुम्हें हिम्मत नहीं होती, वो तो ज़ाहिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अच्छा, ईमान मज़ारी एक्टिविस्ट है, ठीक है, उसको एक्टिविस्ट कहते हुए सहाफ़ी परेशान हो रहे होते हैं। वो कोई शरपसंद नासिर तो है नहीं, इस्लामाबाद शहर में रहती है, वकील है, उसकी माँ पॉलिटिशियन थी, ठीक है। तो अभी इस वक्त आपकी बड़े पैमाने पे जहन साजी की जा रही है। आपको यकीन दिलाया गया लेट 90s में कि MQM को अलहदा सूबा बनाना चाहती है, अलहदा मुल्क बनाना चाहती है। पूरी जहन साजी की गई। MQM के शरपसंद नासिर, कल अदम तंजीम, एंटी स्टेट, मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने उनको कराची दे दी। तो आज की कल अदम तंजीम कल के प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, कल के चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, कल के मेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर JAC और हमारे कश्मीरी भाइयों को ये तकलीफ़ हो रही है कि पाकिस्तान जिनके साथ उन्होंने मोहब्बत की और पाकिस्तानियों जिन्होंने कश्मीर भाइयों के साथ मोहब्बत की, इकट्ठे लड़े, खाया पिया जिया, अगर आज आपको गालियाँ पड़ी हैं तो आप बेफिक्र रहें। अब 5 को साल बाद तो उठा के इन्होंने ओहदा दे देना है, क्योंकि हमारा तो ये निज़ाम है। तो ये हमारा इंटेलेक्चुअल कैलिबर है। और इसमें एमल वली ख़ान साहब दी ग्रेट फ़िलासफ़र आते हैं। वो पार्लियामेंट में तकरीर करते हैं कि मैं तो नून लीग को बचपन से देख रहा हूँ, मैं तो PPP को बचपन से देख रहा हूँ, तो ये कौन लोग हैं जो वजारतें संभाल के बैठे हुए हैं? ये तो पॉलिटिशियंस नहीं हैं, ये वो लोग हैं एमल वली ख़ान साहब जिन्होंने आपको सेनेट की सीट दी है। आप और आपकी जमात ख़त्म हो चुकी है, उनके कंधों पे बैठ के बलूचिस्तान से, हाँ जी, आप सेनेटर बने हुए हैं। और आप कहते हैं कि ये कौन लोग हैं? आप कहते हैं ये IMF का बजट है। आप में तो ये अखलाकी जुर्रत नहीं है कि मज़लूम को मज़लूम कहें। आप तो इन्जॉय कर रहे हैं कि फाइनली आपको भी कोई घास डाल रहा है, फाइनली आपको भी कोई पूछ रहा है। अच्छा, एमल वली ख़ान साहब जो फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं, बाहर के पढ़े हुए हैं, सो यू वुड अस्यूम इंटेलेक्ट ज़्यादा होगा, उनसे बेहतर मौलाना फजल रहमान साहब हैं, जिन्होंने ओपनली बात की कि भाई आपने एक बंदे को जेल में डाला हुआ है, वो इतने वोट लेके बैठा हुआ है, आप उसको बाहर निकालें। लोगों ने सवाल पूछा कि वो तो आपके सख्त मुखालिफ हैं। उन्होंने कहा जी, एक मुखालिफ को आपने जेल में बंद करके हाथ बांधे हुए हैं, तो उससे क्या मुखालफत करूँ मैं? वो बाहर आएगा तो मुखालफत करूँगा ना। तो आप उनको बाहर निकालें, चीज़ें नॉर्मलाइज करें। PTI वाले कोई शरपसंद अनासर नहीं, मैं ऐसी गारंटी देता हूँ। बस ये पॉलिटिकल मेजोरिटी मौलाना फजल रहमान दिखाई। और एमल वली ख़ान साहब क्या तकरीर कर रहे हैं कि जिन लोगों ने उनको सेनेटर बनाया है, उन्हीं बंदों कह रहे हैं कि सर ये कौन लोग हैं, हम तो इनको नहीं पहचानते। आप कौन हैं भाई? एक बहुत बड़े आदमी की पता नहीं चौथी नस्ल की औलाद है। 4 लड़ियाँ नीचे आ गए ना बादशाह खान साहब से। वो आर यू? ये इंजॉय कर रहे हैं सारे, और किसके पैसों पे इंजॉय करें? मेरे और आपके पैसों पे। इन सब सेंटरों की तनख्वाहें बढ़ी हैं, इनके पर्स बढ़े हैं, मैंने तो नहीं देखा इनमें से किसी ने मना किया। एक बादशाह खान साहब थे जिन्होंने अपनी ज़ाती ज़मीन बेची गोलियों के पैसे देने के लिए, और एक हजूर हैं जो रियासत से पैसा ले ही जा रहे हैं, ले ही जा रहे हैं, ले ही जा रहे हैं। 2 साल तो हो गए ना सेंटर बने हुए, या साल 1.5 हो गया, साहब लगा लें। तो इसी सब के दौरान जब ये सर्कस एक चल रहा है हमारा, इमरान खान साहब को 5वां आई इंजेक्शन लगता है PIMS के ऊपर। आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर को रात के अंधेरे में अस्पताल लाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। उनके लवाकिन को नहीं पता, उनकी पार्टी के लोगों को नहीं पता, और उनकी पार्टी के उन लोगों को पता होता है जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ऐसे होते हैं। वहाँ पे उनको ऑप्शन ही नहीं है कि वो सेकंड ओपिनियन ले लें। सेकंड ओपिनियन तो यार आप अपने दुश्मन को भी दे देते हो, ठीक है, लग गया। डॉक्टर बताते हैं कि जनाब क्लिनिकली स्टेबल हैं। इसका क्या मतलब है? कि अंडर सेट कंडीशंस उनकी आई स्टेबल है। अगर थोड़े से वेरिएबल चेंज हो तो फिर उनकी आई स्टेबल नहीं रहती, ये क्लिनिकली स्टेबल होता है। पता नहीं।
अब मैं इस पर कमेंट ज़्यादा नहीं करना चाहता क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। जो सरकार बता रही है हम आपको बता रहे हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इमरान खान की जो आइज़ का डैमेज है वो किस लेवल पे है। आपने हमारे सियासतदानों का लेवल जानना है। आज पे आपसे खुल के बात की जाए, पिछले 6-7 दिन से ना हाफजाबाद में एक तमाशा लगा हुआ है। हाफजाबाद एक अंडर डेवलप्ड एरिया है जहाँ पे बड़ी देर से नून लीग की सियासी गाड़ है। पिछली दफ़ा पीटीआई इलेक्शन जीती थी सन 2018 में, एमपीए की इलेक्शन बात करते हैं। वहाँ पे एक डीपीओ और एमपीए शाहिद भट्टी के बेटे की लड़ाई होगी। किस चीज़ पे? सोचे, कमोड पे, वही जिस पे टैक्स देना होता है। क्यों लड़ाई हुई? एक डीपीओ का दफ्तर होता है ना, उसमें एक रिटायरिंग रूम होता है साथ अक्सर, उसके अंदर एक प्राइवेट बाथरूम होता है जो डीपीओ इस्तेमाल करता है। अच्छा, रिटायरिंग रूम के अंदर बाय द वे बहुत सारे कागजात और पर्सनल बिलोंगिंग्स पड़ी होती हैं। आपका रिटायरिंग रूम है ना, ये आपका पब्लिक ऑफिस है और साइड पर रिटायरिंग रूम है, वो एक प्राइवेट एरिया होता है। तसव्वुर भी उसका यही होता है, प्राइवेट एरिया होता है। और वहाँ पे पहले मीटिंग के दौरान, जहाँ पे भट्टी साहब भी थे, उनके बेटे भी थे माशाल्लाह, तो पहले एमपीए भट्टी साहब ने अपने बेटे को डांटा कि तुम मोबाइल क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। ये डांट तो वैसे हम सबको पड़ चुकी है अपने बड़ों से कि बेटा बैठे बात करें तो मोबाइल क्यों इस्तेमाल करें। उसी के दौरान भट्टी साहब के बेटे उठ के चले गए रिटायरिंग रूम में बाथरूम इस्तेमाल करें। जब वो बाहर तशरीफ़ फरमा हुए तो डीपीओ ने कहा कि आप अंदर क्यों गए, मेरा प्राइवेट बाथरूम है। जिसके ऊपर उसने कहा कि ये प्राइवेट थोड़ी, ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, माशाल्लाह। ब्यूरोक्रेट्स को सिर्फ सियासतदान ही कॉल आउट करते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए। ये करता ना कोई आम बंदा, लम्हा पा देना था डीपीओ ने, चित्रौल होनी थी, सीसीडी की लिस्ट में उसका नाम आया था। बार उन्होंने कर दिया, जिसके ऊपर डीपीओ साहब ने कहा कि तू एमपीए का बेटा है तो गेट लॉस्ट। ये वो जुमला मशहूर हो गया। अब इसके ऊपर ज़ाहिर इलाके में आपकी बिस्ती होगी, थू होगी। ज़ाहिर है एक डीपीओ ने आपको कह दिया, क्योंकि जो हमारे एमपीए एमएनए कैलिबर होता है वो यही होता है कि उन लोगों कहते हैं कि डीपीओ थाना शाना असी मैनेज करांगे साढ़े ते बरखुरदार ने। तो अगर डीपीओ ने आपको गेट लॉस कह दिया तो तुसां की मैनेज करना है। इसके ऊपर जो अपोजिशन के एमपीए थे पीटीआई के, उनका नाम है मामून ताड़ड़, ठीक है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि जनाब आपको तो गेट लॉस करा दिया गया। अच्छा, इसके ऊपर ज़ाहिर है एमपीए शाहिद भट्टी उनका डायरेक्ट राइवल है, मामून ताड़ड़ तैश में आ गए, उनके बेटे तैश में आ गए, बयानबाजी शुरू होगी। उन्होंने कहा असी तैनू गेट लॉस कर देंगे। उन्होंने कहा, मामून ताड़ड़ कहते हैं कि फ़लाँ जगह हाफजाबाद चौक में मिलते हैं इस टाइम पे, तो तू मैनू मुँह तो कह गेट लॉस तो होते। ये बैक एंड फोर्थ चल रही है, ठीक है। इसमें जो सारा अफजल ताड़ड़ हैं, जो मामून ताड़ड़ की रिश्तेदार भी हैं बाय द वे, जो एमएनए हैं नून लीग की वहाँ पे, यानी कि रिश्तेदार आपस में डिफरेंट पार्टियों में, उन पर बात पहुंची। उन्होंने ऊपर सीएम साहिबा को बात पहुंचाई। सीएम साहिबा ने अपनी पुलिस को डायरेक्ट किया कि ये क्या कर रहा है डीपीओ। डीपीओ की पेशी होगी बताने के लिए तुमने गेट लॉस्ट क्यों कहा है। डीपीओ ने कहा हजूर वो रिटायरिंग रूम में गया था, वो प्राइवेट कागज़ हैं, जो सब कमेटी से कहा जी हम सेटिस्फाइड नहीं, जब से इसका तबादला कर दो। उसका तबादला हो गया, ठीक है। आपस में फिर मामून ताड़ड़ और भट्टी साहब और उनके बेटे के मामला भी सेटल हो गए, वो चौकों में नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। यानी कि हमारे पब्लिक सर्वेंट कर क्या रहे होते हैं, एमपीए तड़ियाँ लगा रहे होते हैं, डीपीओ अपने कमोड की हिफाजत कर रहे होते हैं, तो मेरी और आपकी किसने हिफाजत करनी है। ये कमोड का ना कोई प्रॉब्लम है यार, 1.5 साल से ना कमोड रिलेटेड एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत बहस हो रही है। कभी जानवरों का गोबर होता है, अब तो इंसानों का भी टैक्स शुरू हो गया है। तो ये आपके पूरे के पूरे निज़ाम का आईक्यू लेवल है। इस तरह ये ऑपरेट करते हैं, इस तरह ये चलते हैं। तो ये आपका लेवल होता है, ये आपका आईक्यू होता है। अब आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर आपने पूरा प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है, आए दिन वहाँ क्रैक डाउन हो रहा है, एक बंदा शहीद हो गया, 2 बंदे शहीद हो गए, रोज़ की बुनियाद पर रिपोर्टें आ रही होती हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जनाब पीपीपी और नून लीग को घबराहट पड़ गई है कि इलेक्शन डिले तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है जीबी और आज़ाद कश्मीर फेडरल गवर्नमेंट के अंदर तकसीम होता है, ठीक है। अगर आपकी आउटराइट मेजॉरिटी होती है दोनों आपको मिल जाते हैं, अगर आपकी इत्तेहादी गवर्नमेंट होती है तो आप तकसीम करते हैं। अब वहाँ पे करंटली जो हुकूमत है वो किसकी है? पीपल पार्टी की। इलेक्शन होएगा, पीपल पार्टी ने तासुर देना है कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे, हमने वहाँ बड़ा अच्छा काम किया आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जहाँ तक जहाँ चल रहे हैं। नून लीग को पता है कि वहाँ पे इलेक्शन वो जीत सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि जो आप जुल्म वरीयत कर रहे हैं तो उधर इलेक्शन का रिजल्ट भी पता नहीं क्या आता है। बहरहाल चेयरमैन बिलावल ने कहा कि जनाब के अपनी पार्टी की डिमांड की टू विड्रॉ प्री मैच्योर इलेक्टोरल शेड्यूल। मिनिस्टर सेज पीपीपी हैड नॉट कंसल्टेड विद पीएमएलएन ऑन डिले, पीएमएलएन वांट्स टाइमली इलेक्शंस आज़ाद जम्मू कश्मीर। तो तनाव आ गया पार्टियों की तरफ। ये सब 28वीं तरमीम के लिए हो रहा है, सब हमारी ना आंखों में धूल फेंक रहे होते हैं अपने ज़ाती मफाद के लिए, ठीक है। और इस सब के अंदर फैसा वोडा साहब एक बंदे हैं जो बैठे हुए हैं, जो कभी
राशन पानी लेके प्राइम मिनिस्टर पे चढ़ जाते हैं, कभी राशन पानी लेके ब्यूरोक्रेट पे चढ़ जाते हैं, कभी राशन पानी लेके मिनिस्टरों पे चढ़ जाते हैं। मसलन कि फैसल भुट्टो साहब ने ये भी कह दिया कि एक सूबे की सीएम वांट्स टू बिकम पीएम, और एक और बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहा है बाय द रिमूविंग द ओल्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस। इन सब के करप्शन स्कैंडल्स हैं, ये सब करप्शन स्कैंडल्स सामने आएंगे, इनके ज़ाती स्कैंडल्स और इंटरनेशनल स्कैंडल्स सामने आएंगे। यार आप ये पॉलिटिक्स क्या है? हु इज़ फैसल भुट्टो? हु इज़ ही? हु इज़ मोहसिन नकवी? औरंगजेब साहब कौन है? ये पॉलिटिशियंस तो नहीं है ना यार। ये बैठ के पूरी पूरी सरकारों को धमकियाँ दे रहे हैं। यही होता है ना हुजूर, जब एस्टैब्लिशमेंट से डील करके आते हैं, आपकी पसली नहीं होती कुछ भी करने के लिए। 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में इमरान खान साहब, शहबाज गिल साहब, इन सब ने हमें बताया था कि फ़ौज कौम की बाप है, फ़ौज और कौम का ऐसा रिलेशनशिप है। इमरान खान साहब ने मंसूर अली खान के इंटरव्यू में कहा था अगर इदारे मेरे फ़ोन कॉल सुनते तो मैंने क्या छुपाना है। जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कहीं तो यही होता है। और ये जो गवर्नमेंट है, ये तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके जो बंदा सोच भी नहीं सकता। ये कुछ भी नहीं कर सकते बेचारे। बजट आया IMF से, जो आया आपने पेश कर दिया, ठीक है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग इन देयर कंट्रोल। तो फिर यही करेंगे ना, अपनी तस्वीरें जगह जगह छपवाएंगे और तो कर कुछ नहीं सकते। अब आपको एक इंटरेस्टिंग तरफ लेके जाते हैं। मैं इंटरेस्टिंग इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरी दांत से उससे रिज़ल्ट कोई नहीं आएगा। अमेरिका और ईरान ने मुआहदा अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियली साइन कर दिया इलेक्ट्रॉनिकली। जो वो मुआहदा है वो साइन हुआ है डोनाल्ड ट्रंप, JD वैंस और ईरानियन पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ के दरमियान। अब इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स क्या हैं ये पता चला है कि जी 1.5 सफ़े का पन्ना है। उसमें यह पता चला है कि स्टेट ऑफ हरमूज़ फौरी खुल जाएगा और सैंक्शंस जो हैं फौरी लिफ्ट हो जाएंगी। साथ ही साथ JD वैंस ने और अमेरिका ने कहा है कि ये जो आइडिया है कि $300 बिलियन हम दे रहे हैं, ये हम नहीं दे रहे। अगर ईरान सही चलता रहा और ईरान ने अपनी गुफ्तगू करेक्ट रखी और शर्तें मानता गया और मामला ठीक रहे, तो ये $300 बिलियन का फ़ंड मिडिल ईस्ट के ममालिक देंगे, ठीक है, ईरान की रीबिल्डिंग के लिए। अब मिडिल ईस्ट के ममालिक क्यों देंगे? वो ज़ाहिर इसलिए देंगे कि अमेरिका सरकार कहेगा। अगर वो $300 बिलियन यहाँ देंगे तो वो अमेरिका सरकार को जो पैसे देने थे वो कम करेंगे वहाँ से। आपको याद होगा कि कतर ने, सऊदी अरेबिया ने, UAE ने बड़े बड़े फ़ंड ट्रंप साहब को वादा किए हुए थे। तो ये गिव एंड टेक चल रहा होता है, ये पॉलिटिकल फेस सेविंग होती है। रियलिटी ये है कि $300 बिलियन का फ़ंड वेरी मच ऑन द टेबल है। यानी कि अगर आप प्री वॉर सोचें, ठीक है, तो प्री वॉर ना ईरान के पास पैसे थे, ना उनके एसेट डी फ्रीज हुए थे, ना ही दूर दूर तो ऐसी कोई बात थी क्योंकि कोई $300 बिलियन की फंडिंग देगा ईरान को। और आबने हरमूज़ भी खुला हुआ था। पोस्ट वॉर आबने हरमूज़ भी बंद है, $300 बिलियन भी उनको मिल रहा है अपेरेंटली, अगर वो सही चलते रहे, जो बेचारे अभी तक चल ही रहे हैं। आबने हरमूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे अमेरिका ने कहा कि टोल फ्री होगा, वहाँ पे एक छोटी सी उन्होंने बात कर दी है। उसकी जो सिक्योरिटी है ना वो ईरान और ओमान मैनेज करेंगे। तो कुछ इन्वायरमेंट के लिए पैसे, यानी इन्वायरमेंटल डैमेज के पैसे, कुछ वहाँ पे नेविगेशन के पैसे, कुछ वेदर के पैसे, ये ना आपको ईरान को देने पड़ेंगे। सर्विस चार्ज यानी कि टोल, ये उन्होंने कह दी है, ठीक है। तो कोई कहना चाहेगा ईरान जंग नहीं जीता है कोई एनीबॉडी, किसी ने मार खानी किसी ने, ठीक है। ये हो रहा है रियल टाइम में। साथ ही JD वैंस से सवाल पूछा गया कि जी इजराइल नाखुश है बड़ा इसके ऊपर। उसने कहा जी देखें इजराइल बड़ा हमारा स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, ठीक है, हाँ बम्प्स इन द रोड आते हैं जब से सीज़ फायर होते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि सारे मुल्क इस डील का पास रखें। उसने ये भी कह दिया कि इसराइल को भी समझा दें कि डील का पास रखो। अब इसराइल का क्या ओपिनियन है वो भी ले लेना चाहिए, अच्छी बात होती है, दुश्मन की बात सुननी चाहिए। इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर हैं स्मोट्रिच, उन्होंने कहा जी हम हर टूल, हर हथकंडा इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास है टू टॉपल द मर्डरस ईरानियन रजीम। हम उन्हें एक थ्रेट नहीं बनने देंगे अपने बॉर्डर में। ये US ईरान सीज़फायर डील के फ़ौरन बाद की बात है, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये डील बुरी है इसराइल के लिए और आज़ाद मुल्कों के लिए। ये कौन से आज़ाद मुल्क हैं हमें आज तक नहीं पता चला, भारत उनके लिए बुरी है। साथ उन्होंने कहा कि इसराइल हैज़ ज़ीरो इंटेंशन ऑफ प्लेइंग अलॉन्ग विद द ट्रंप ब्रोकर्ड एग्रीमेंट एंड विल कीप पुशिंग फॉर रजीम चेंज ऑन इट्स ओन। यानी कि उन्होंने ओपनली कहा कि जनाब ये ट्रंप जो मर्जी करें हम तो लगे रहेंगे। यहाँ पे ईरान ने दोबारा रीइटरेट किया कि लबनान डील में शामिल है, और अमेरिका ने कहा जी बिल्कुल लबनान डील में शामिल है। यानी कि आप एक और तरीके से सोचें, अमेरिका ने डील का ये हिस्सा नहीं बनाया कि ईरान आके कहेगा कि हमास बुरी, हिजबुल्लाह बुरी,
लेकिन उन्होंने डील का ये हिस्सा ज़रूर बनाया कि इजराइल जो है वो लेबनान को अटैक नहीं करेगा। तो कौन जीता? यानी कि ईरान आज के पॉइंट ऑफ आज के दिन में अगर लेट से, मैं नहीं कहता, ऐसी बात करूँ, $200 मिलियन देता है हिजबुल्ला को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इजराइल मिसाइल मार देता है लेबनान के अंदर, तब दिक्कत है। तो फिर कौन जीता? ठीक, तो ये डील तोड़ नहीं चलेगी, क्योंकि ये डील ही ऐसी है कि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं जो इजराइल के मुंह पे तमाचे हैं, जो ट्रंप के मुंह पे तमाचे हैं, कि उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो पाएगा। और ये डील वो अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी मईशत बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने दो चीज़ें नोट करनी है। UFC 250 एक इवेंट कराया गया वाइट हाउस के अंदर, बहुत बड़े पैमाने पे ट्रंप की बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है, और बताया गया कि ये जनाब को तारीखी इवेंट है। फीफा वर्ल्ड कप स्पेशली यहाँ पे कराया जा रहा है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। ट्रंप ये शो करवाना चाह रहा है इन द क्लासिक रोमन स्टाइल थ्रू पेजेंट्री कि मेरी हुकूमत बहुत तगड़ी है। झूठ बोल बोल के उनकी इकोनॉमी इन टैटर्स है, शैम्बल्स में, मिलिटरली। अभी उनका B-52 बॉम्बर जो है तबाह हो गया टेक ऑफ में, यानी कि मौके के ऊपर टेक ऑफ में 8 लोग ऊपर थे, वो हलाक हो गए। वो एक टेस्ट रन पे जा रहा था, क्रैश हो गया। ये वही B-52 बॉम्बर और B-50 से हमें डराया जाता था। बड़े बड़े यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए तो बताते हैं कि ऐसा जहाज़ है और आपको खा जाएगा, और 16 जो 2 थे, पता नहीं 32 थे, 35 थे, पता नहीं की 32 35 36 करके ईरान ने हज देती है। हालांकि ईरान की फ़ौज बिल्कुल इक्विप्ड नहीं है। अगर आप ईरान की एयरफोर्स की बात करें तो इंतहाई घटिया है। उन बेचारों के पास हेलीकॉप्टर के स्पेयर पुर्जे नहीं होते, जिसकी वजह से कई उनके लोग शहीद हो जाते हैं रूटीन फ़्लाइट्स के अंदर। वो जो थे इब्राहिम रईसी साहब, तो इस तरह शहीद हुए थे। तो मे बी देयर इज़ समथिंग टू चैलेंजिंग द स्टेटस को, कुछ हासिल हो जाता है इसके अंदर से। लेकिन हमें तो बड़े बड़े दानिशवरों, हमारे सियासतदानों ने बताया था कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये जान के बताते हैं, उनका मकसद ये होता है कि आपको गुमराह रखें, आपको दबा के रखें और आपको डरा हुआ रखें। क्या हो जाएगा यार? देखें, CCD कत्लेआम कर रहा है, क्राइम फिर भी हो रही है। 4 लोगों को कत्ल कर दिया गया है एक टारगेट अटैक पे खानेवाल टोल प्लाजा में। बड़ी जी थोड़ी CTD ते CCD ते पुलिस ते पता नहीं क्या। मुझे वो इमेजेस नहीं भूलते कि मरीन नवाज साहिबा एक पुलिस यूनिफॉर्म में पुलिस परेड अटेंड करी और ऐसे गर्व से सारी पुलिस फोर्स खुशी से फूले ना समाया है। ऐप बंदे कितों मारे गए ने? ये तो अब रोज़ की बुनियाद पे हम वाक़या रिपोर्ट कर रहे होते हैं। आए दिन में रोज़ के पैकेट में 2-3 वकूअ होते हैं, मैं एक मेंशन करता हूँ, 2 मैं करता ही नहीं हूँ। तो जान आपकी जा रही है, माल आपका जा रहा है, टैक्स दर टैक्स आप दे रहे हैं, बाथरूम जाने पर टैक्स, सांस लेने पर टैक्स। वैसे मैं एक बड़ा सरप्राइज हूँ, इन्होंने स्मॉग टैक्स नहीं लगाया टू कॉम्बैट स्मॉग। देखे ना, इन्होंने कमोड टैक्स लगाया कि हमने सैनिटेशन अपग्रेडेशन करनी है, वासा को पैसे देने, नई पाइपें डालनी है। तो अगर इन्होंने दरख्त लगाने उसके लिए पैसे चाहिए होंगे ना, आप टैक्स लगाएं। ये मेरा मशवरा है, अभी मुझे आमद हुई है कि स्मॉग टैक्स भी होना चाहिए। बाकी इन कंक्लूजन मैं कहना चाहूँगा कि हमारी बड़ी अच्छी गवर्नमेंट है, ठीक है, और मेरा जो भी उनके ख़िलाफ़ क्रिटिक होता है वो पॉलिसी पे होता है, ज़ातियात पे नहीं होता। मुझे पीका से भी डर लगता है, CCD से भी डर लगता है, CTD से भी डर लगता है। अब तो साथ में CTD के वकूए बता दिए, अब तो और ज़्यादा डर लगता है। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए भी करते हैं, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिएगा। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।